क्या बीजेपी इस चुनाव में राम भरोसे एक तरीके से, जैसे जय श्री राम के नारे पर विवाद खड़ा हुआ, आप लोगों ने जोर शोर से नारा दिया, आपका आरोप है कि ममता बनर्जी नारे से भाग रही हैं या डर रही हैं, उनका कहना है कि ऐसा नहीं, हम तो जय सिया राम कहते हैं। इतना इलेक्शन जीतने के लिए भगवान का नाम क्यों लेना पड़ रहा है? देखिए, भगवान का नाम हमने नहीं लिया। आपके और हमारे लेने से नारा कभी भी नहीं बनता। एक बात ध्यान में रखिएगा, टीएमसी 3T के आधार पर काम कर रही है। एक तानाशाही, टोलाबाजी और तुष्टीकरण। ये तीन से पूरी पश्चिमी बंगाल की जनता फेड अप है, त्रस्त हो गई है एकदम। और उनको ऐसा लगता है कि अब बहुत हो गया। मुझे लगता है कोई भी नारा है ना, एक संदेश देता है। बंगाल में कोई जय श्री राम बोलेगा, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। पर बंगाल में जय श्री राम एक तरीके से जैसे वंदे मातरम था कि नहीं, अंग्रेज भारत छोड़ो, जैसे बंगाल के अंदर हो गया जय श्री राम ममता जी बंगाल छोड़ो। ये नारा जनता के बीच में हो गया। और इसलिए ये नारा सामान्य नारा नहीं है। इस नारे का इतिहास के शब्दों में, इस नारे को बंगाल में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि परिवर्तन के लिए इस नारे ने जनता के बीच में से आवाज लाकर एक परिवर्तन करके दिखाया। पर जैसे ममता दी ने कहा कि हमारे यहाँ तो जय सिया राम है, हम लोग दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, हम लोग जय हिंद कहते हैं, हम लोग वंदे मातरम कहते हैं, हम लोग जय श्री राम का कोई बंगाल में कल्चर इतिहास नहीं रहा। और यही बात मैं कहती हूँ कि बीजेपी बाहरियों की पार्टी। नहीं, अल्प ज्ञान ऐसा ही होता है। जैसा कि ममता जी ने कहा जय सिया राम, श्री सिया का ही पर्यायवाची, सिया सीता का ही पर्यायवाची। तो जय सिया राम और जय श्री राम का अंतर थोड़ी है। पता नहीं वो इस बात को क्यों नहीं समझ पाते। एक जो बड़ा सवाल आपके सामने रहेगा, अगर अप्रैल मई में बीजेपी की पश्चिम बंगाल में सरकार बनती है, वो ये कि आपकी पार्टी का चीफ मिनिस्टर फेस कौन होगा। कल अमित शाह जी थे जहां पे आप बैठे, उन्होंने आपको तो आउट कर दिया, और आपका तो मध्य प्रदेश जाने में इंटरेस्ट होगा, अगर होगा भी तो यहाँ तो इंटरेस्ट नहीं है। वो प्रश्न ही रोहित ने क्यों पूछा, मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, मैं तो यहाँ पर मुख्यमंत्री का दावेदार भी नहीं था। वो मैं इसलिए मैंने बोला कि आपका जो दावेदारी है वो तो मध्य प्रदेश की है, यहाँ की नहीं है, वो अलग एक किस्सा है, उसको बाद में कभी पूछूंगा। लेकिन यहाँ पे आपके हिसाब से अगर मैं कहूँ कि तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनका स्वॉट एनालिसिस कीजिए, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। ऐसा सोच बन रही है कि अगर पूर्ण बहुमत आता है तो आपका कैंडिडेट एक ओल्ड टाइमर आरएसएस लॉयलिस्ट होगा, अगर हंग आता है तो आपको यहाँ वहाँ से तोड़ना पड़ सकता है, तो फिर कोई जो शायद नया चेहरा आया है उसको आप लोग ले सकते हैं। आप इस सवाल को कैसे देखते? देखिए, दो बातें हैं इसमें। पहला तो ये कि अब हमारा सिर्फ चिड़िया की आंख की तरह, जैसे अर्जुन ने देखा था कि सरकार बनाने की तरफ ध्यान है, मुख्यमंत्री बनाने की तरफ ध्यान नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जहां पर हमारी सरकार नहीं रहती वहाँ हम कभी भी सामान्यतः नेता घोषित नहीं करते। आप हरियाणा का उदाहरण देख लें, उत्तर प्रदेश का उदाहरण देख लें, महाराष्ट्र का उदाहरण देख लें, वहाँ हम नेता घोषित नहीं करते। सरकार बन जाती है, फिर डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, विधायक दल का बैठक होती है, उसमें विधायक दल अपना नेता चुनता है और मुख्यमंत्री बनता। तो इसलिए हमारे पास मटेरियल बहुत है, कोई भी बन सकता है, पर ये विधायक दल तय करेगा। आपने सवाल का जवाब ही नहीं दिया। मैंने बोला स्वॉट एनालिसिस क्या रहेगा कि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार आती है तब अलग टाइप का कैंडिडेट, हंग असेंबली आती है तो अलग टाइप का कैंडिडेट। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सब परिणाम आने के बाद, ये आपका काल्पनिक प्रश्न है। हंग आई तो फिर हम विचार करेंगे उस वक्त। अभी तो हम 2/3 बहुमत की बात कर रहे हैं, 2/3 से नीचे की हम सोचते ही नहीं।